गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बेटा। चैप्टर 16 हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। देखो कल की वीडियो में जो तुमने पढ़ा था एक बार मैं उसको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। हमने कल त्रिविम रसायन इस चैप्टर को शुरू किया। त्रिविम रसायन, ठीक है। इंग्लिश में उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं, त्रिविम रसायन को। अब ये जो त्रिविम रसायन है इसमें हमें जितने भी तरह की त्रिविम समावयवता वो सबको पढ़ना। कल हमने जो शुरू की थी ज्यामितीय समावयवता थी। ज्यामितीय समावयवता में मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, एक समपक्ष समावयवी होता है और एक विपक्ष समावयवी होता है। समपक्ष समावयवी जिसमें कोई भी दो समान ग्रुप दोनों साथ साथ वाले कार्बन पर एक ही दिशा में होते हैं। विपक्ष समावयवी दो समान ग्रुप साथ साथ वाले कार्बन पर विपरीत दिशा में विकर्ण संबंध रखते हैं, उसको विपक्ष समावयवी बोलते हैं, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा। अब इसके बाद जो आज हमें पढ़ना है त्रिविम रसायन में, वो हमें क्या पढ़ना है? दूसरा प्रकाशीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवता, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इंग्लिश टर्म लिखने के पीछे का मेरा पर्पज़ क्या है? क्योंकि उनसे मतलब निकल जाता है, ओरिजिनल टर्म वही है तो उनसे मतलब निकल जाता है कि हमारे इसका क्या मतलब है। देखो प्रकाशीय समावयवता पर अभी नहीं जाते, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे जाते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच, फिजिक्स की एक शाखा है जिसको ऑप्टिक्स बोला जाता है। और ऑप्टिक्स जो शाखा है उसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के विसरण के आधार पर अगर कोई दो अलग अलग संरचनाएं बताई जा सकती हैं किसी एक अणु की, तो उस समावयवता को प्रकाशीय समावयवता कहा जाता है। ये बात आ गई समझ में? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑप्टिकल वर्ड लिया है। ऑप्टिकल वर्ड हम लेते हैं लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। तो प्रकाश के गुजरने पर अगर किसी रासायनिक पदार्थ के विलयन में कोई परिवर्तन आता है, कोई अलग अलग संरचनाएं आती हैं, या तो प्रकाश की दिशा बाईं तरफ हो जाती है या प्रकाश की दिशा दाहिने हाथ की तरफ हो जाती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ऐसा होने पर हम उस रासायनिक पदार्थ को, ये विशेष रूप से कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है, उस कार्बनिक रासायनिक पदार्थ को हम प्रकाशीय समावयवी बोलते हैं। और इस समावयवता को, इस घटना को हम प्रकाशीय समावयवता बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब इसके बाद आगे देखते हैं प्रकाशीय समावयवता को, क्योंकि थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना प्रकाशीय समावयवता को। सबसे पहले इस समावयवता के बारे में जो जानकारी दी थी लुई पाश्चर, तुम बहुत अच्छे से परिचित हो उनके नाम से, लुई पाश्चर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बायो के बच्चे हैं तो लुई पाश्चर के नाम से परिचित हैं। लुई पाश्चर ने जीवन का सिद्धांत भी दिया था कि जीवन कहाँ से आया था, उसके बारे में भी लुई पाश्चर का सिद्धांत आया था। और भी बहुत सारा योगदान लुई पाश्चर का है बायोलॉजी में। अपने रसायन विज्ञान में हम लुई पाश्चर का योगदान पढ़ रहे हैं, किसमें? त्रिविम रसायन। लुई पाश्चर ने 1848 में 1848 में एक कंपाउंड के बारे में, एक कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन किया। उस कार्बनिक यौगिक का नाम था सोडियम अमोनियम टार्टेरेट। सोडियम अमोनियम टार्टेरेट, ठीक है। संरचना इसकी क्या हो रही है? CH, बस इधर बनी हुई है संरचना, पर फिर भी मैं बना देती हूँ। उस समय तक इसके बारे में अध्ययन नहीं किया गया। CHOH, CHOH, COO minus NH4 plus and COO minus Na plus। देखिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की संरचना, ये टार्ट्रिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है, ठीक है, वो टार्ट्रिक अम्ल। ये टार्ट्रिक अम्ल में सोडियम लगा हुआ है और टार्ट्रिक अम्ल में अमोनियम लगा हुआ है। एक हाइड्रोजन हट के, एक हाइड्रोजन हट के अमोनियम आया, एक हाइड्रोजन हट के सोडियम आया, इसलिए नाम इसका क्या दिया गया? सोडियम अमोनियम टार्टेरेट। टार्टेरेट मतलब लवण का नाम। ये क्या है? इसका टार्ट्रिक अम्ल का लवण। टार्टरेट का मतलब है टार्ट्रिक अम्ल का लवण।
अम्ल का लवण। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि इसके विलयन में, जब इसके विलयन में से लाइट को पास किया जाता है, लाइट के सामने जब इसका विलयन रखा जाता है इस सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का, तो एक बार तो ऐसा लगता है उसमें विलयन में देखने, बीकर में देखने पे कि जो लाइट हमने पास की थी उसकी दिशा दाहिने हाथ की तरफ हो गई है। दूसरी बार ऐसा लगता है कि उसकी दिशा बाएं हाथ की तरफ हो गई। ठीक है, अब दोनों में, क्योंकि उस टाइम तो बहुत कन्फ्यूजन रहा, जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था उनके माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाकी विलयनों में तो ऐसा नहीं होता, तो इन पदार्थों में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बाद में जब पूरी घटना को देखा गया, पूरी घटना के बारे में जब विस्तार से जानकारी ली गई, उसके बारे में अध्ययन किया गया, तो ये पता लगा कि ये एक तरह की घटना होती है, एक तरह की समानता होती है, जो कि जो अपना विलयन है वो विलयन एक बार तो दाहिने हाथ की तरफ बदलता है, मतलब वो दक्षिणावर्ती समावर्ती, वो दक्षिणावर्ती समावर्ती है, जिसको हम साधारण भाषा में डी फॉर्म बोलते हैं या प्लस बोलते हैं। ये दोनों लिखे जाते हैं, डी या प्लस, और बड़ा डी भी लिखा जाता है, और हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं। अब या तो बड़ा डी लिखा हुआ है किसी संरचना के नाम से पहले, छोटा डी लिखा हुआ है किसी संरचना के नाम से, या प्लस लिखा हुआ है किसी संरचना के नाम से पहले। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जब उसके विलयन में से प्रकाश को गुजरने दिया था तो प्रकाश की दिशा को उसने दाहिने हाथ की तरफ परिवर्तित कर दिया था, सीधे जाने के बजाय उसने उसको दाहिने हाथ की तरफ मोड़ दिया था। ये बात आ गई समझ में? इसको बोलते हैं दक्षिणावर्ती समावेगी, इंग्लिश में इसका नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब दूसरा आता है अपना, एक बार मैंने तुम्हें बोला कि बाएं हाथ की तरफ दिशा गई थी, तो उसको बोलते हैं वामावर्ती समावेगी, वामावर्ती समावेगी। ठीक है, इसके इंग्लिश में लिखा जाता है एल, इंग्लिश में बल्कि हिंदी में तुम्हें यही लिखना पड़ेगा, एल अथवा माइनस। अगर ये किसी भी योग काल्पनिक यौगिक के नाम से पहले लगा हुआ है तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस काल्पनिक यौगिक के विलयन में से जब प्रकाश को गुजरने दिया था तो उसकी दिशा को उसने बाएं हाथ की तरफ परिवर्तित कर दिया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आते हैं बेटा, ये तो हमने लुई पास्चर का प्रयोग पढ़ा कि उन्होंने क्या प्रयोग किया, प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या क्या निर्णय दिए थे, अपना क्या क्या उन्होंने कंक्लूजन दिया था, परिणाम क्या बताया था उनके प्रयोग का। तो ये लुई पास्चर का प्रयोग था और ये इसका परिणाम। उन्होंने नाम बता दिए थे कि जो बाएं हाथ की तरफ घुमाता है उसको वामावर्ती समावेगी बोलेंगे, जो दाहिने हाथ की तरफ घुमाता है उसको दक्षिणावर्ती समावेगी बोलेंगे। लेकिन उसके बाद जब अध्ययन किया गया तो अध्ययन करने में ये पता चला कि केवल बाएं हाथ और दाएं हाथ के आधार पर ही प्रकाशीय समावेगी निर्धारित नहीं किए जाते, इनको निर्धारित करने के पीछे कुछ और भी कारण होते हैं। अब जो कारण होते हैं लेकिन उनमें से एक कारण भी बोर्ड पे बना हुआ है, तो मैं पहले यही कारण तुम्हें समझा देती हूँ, उसके बाद अपना बोर्ड खाली हो जाएगा दूसरी चीज़ों को समझाने के लिए। देखो यहाँ मैंने एक कार्बन लिया क्योंकि काल्पनिक यौगिक मैंने तुम्हें बोल दिया, ये सभी के सभी काल्पनिक यौगिक हैं जिनमें प्रकाशीय समावरता उपस्थित होती है। ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक A लगा हुआ है, एक B लगा हुआ है, एक C लगा हुआ है और एक D लगा हुआ है। ये मैंने बाद में B बदला था बताने के लिए, दूसरी घटना समझाने के लिए ये D लगा हुआ है, यहाँ पर भी ये D लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या है A B C D, मतलब कि चारों अलग अलग समूह, चारों अलग अलग परमाणु एक कार्बन पर लगे हुए हैं। तो जिस कार्बन पर चार समूह अलग अलग लगे होते हैं उस कार्बन को हम बोलते हैं किराल कार्बन। ये इंग्लिश के शब्द को हिंदी में परिवर्तित कर लिया है, किराल कार्बन। ठीक है, और ये जो किराल कार्बन वाला यौगिक होगा, जो भी किराल कार्बन वाला यौगिक होगा वो 100% प्रकाशीय समावरता बताएगा। ये बात समझ में आई? देखो एक कंडीशन तो ये घुमाने वाली थी, लेकिन घुमाने वाली कंडीशन में अगर हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो घुमाने वाली कंडीशन है वो ऑप्टिक्स पर आधारित है और ऑप्टिक्स भौतिक की एक घटना है, अपने रसायन विज्ञान की घटना तो है नहीं, तो भौतिक की घटना पर आधारित है पहला प्रयोग अपना। लेकिन ये जो प्रयोग है अपना ये भौतिक की घटना पर आधारित नहीं है। हम रासायनिक संरचना देख रहे हैं यौगिक की, और रासायनिक संरचना देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये यौगिक प्रकाशीय समावेगी यौगिक है। कारण क्या है कि उसके साथ जो चार समूह लगे हुए हैं, कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु से और अलग अलग समूह से जुड़ी हुई है। ये बात समझ में आई? तो ये प्रकाशीय समावरता बताएगा। कैसे बताएगा वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगी, पहले सारी गिनती कर लेते हैं कि किस किस आधार पर प्रकाशीय समावरता
एक कारण ये हुआ, दूसरा कारण ये हुआ, अब तीसरा कारण देखो। तीसरा कारण क्या है? समतल या तल, प्रकाशीय तल। प्रकाशीय अक्ष और प्रकाशीय तीसरा क्या है? चलो इसको लिखनी होगी, पहले ये दो समझो, उसके बाद थर्ड पे जाएंगे। प्रकाशीय तल और प्रकाशीय अक्ष क्या है? रासायनिक संरचना में जाने से पहले एक साधारण संरचना है। ये मेरे हाथ में डस्टर है, इसको मुझे दो बराबर भागों में विभाजित करना है। मैं ऐसे कर सकती हूँ विभाजन, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर बराबर आ जाएगा, और मैं ऐसे कर सकती हूँ विभाजित, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर आएगा, साइड वाला नहीं आएगा बराबर। गर्दन हिला रहे हो बैठ, नहीं बराबर आएगा। इस तरफ ही आएगा काले वाला भाग, इस तरफ काले वाला भाग नहीं आएगा। तो केवल एक इस तल के आधार पर मैं इसको दो भागों में विभाजित कर सकती हूँ, इसके आधार पर नहीं कर सकती। तो जिस तल के आधार पर किसी प्रकाशीय समावयवी यौगिक को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उसको प्रकाशीय तल बोला जाता है या सममित तल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सममित तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री। अंग्रेजी में इसका नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री को सममित बोलते हैं, तो प्रकाशीय तल के साथ साथ इसको सममित तल भी बोलते हैं। दूसरा नाम है सममित तल। सममित है सिमेट्री का सिमेट्री। ठीक है, प्रकाशीय तल या सममित तल। किसी एक कार्बनिक यौगिक को या प्रकाशीय समावयवता वाले यौगिक को दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, उसके बाद आओ अब प्रकाशीय अक्ष या सममित अक्ष। सममित अक्ष क्या होगा कि मैं एक संरचना बना के तुम्हें सममित अक्ष बताती हूँ। ये संरचना है अपनी, यहाँ ये x है कोई परमाणु, और इस x के साथ यहाँ A जुड़ा हुआ है, यहाँ पर B जुड़ा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, रोटेट करा दिया। रोटेट कराने पर जो दूसरी संरचना मुझे मिली, उस संरचना में यहाँ पर A पाया गया और यहाँ पर B। बात आई समझ में? कैसे हुआ है? देखो यहाँ ये दो परमाणु इसके साथ लगे हुए हैं। ये एक परमाणु ऐसे लगा हुआ था, एक परमाणु ऐसे लगा हुआ था। देखो अंतर देखना इनमें, इसमें मैंने काला ऊपर लिया है और इसमें काले वाला भाग नीचे लिया। ये दो परमाणु ऐसे लगे होते क्योंकि दोनों अलग अलग परमाणु। अब मैंने इसको पूरा घुमाया, पूरा घुमाने के बाद जो संरचना मुझे प्राप्त हुई वो ये संरचना। तो ये जो अक्ष है जिसको घुमाने के बाद अपना यौगिक पूरी तरह उलट जाता है, उल्टा हो जाता है पूरी तरह, उसको बोलते हैं प्रकाशीय अक्ष या सममित अक्ष। क्योंकि सममित अक्ष जब वहाँ पर लिया था, सिमेट्री लिया था, यहाँ पर सममित अक्ष इसका नाम आता है, सममित अक्ष। ठीक है, और तीसरा आता है प्रकाशीय केंद्र या सममित केंद्र। सममित केंद्र क्या है? अब केंद्र कैसे निर्धारित करेंगे हम कि कौन सा केंद्र है जिसके आधार पर सममिति आ रही है। देखो एक तो मैंने बेंजीन की संरचना पर बनाई हुई है, और बेंजीन की संरचना में हम केवल केंद्र देखेंगे। बेंजीन को प्रकाशीय समावयवी नहीं मानना, प्रकाशीय समावयवता का बेंजीन से दूर तो कोई लेना देना नहीं, बस केवल एक सेंटर पॉइंट देखने के लिए। क्योंकि केंद्र का मतलब क्या है? सममित केंद्र का मतलब क्या है? जो हर तरफ से बराबर है, जो हर तरफ से बराबर संरचना देता है, वो सममित केंद्र है। देखो यहाँ पर मैंने बेंजीन को ऐसे विभाजित किया दो भागों में, नीचे वाला भाग ऊपर वाला समान भाग। मैंने इसको ऐसे विभाजित किया, इधर वाला समान भाग। मैंने इसको ऐसे विभाजित किया, इधर वाला समान भाग। अब इन सारे अक्ष को मिलाने पर ये सममित अक्ष है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा सममित तल है, सममित तल है। इन सबको एक साथ मिलाने पर जो बिंदु हमें प्राप्त होता है, ये बिंदु क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, या दूसरा नाम इसका प्रकाशीय केंद्र, सममित केंद्र। समझ में आ गई? देखो एक और उदाहरण देखते हैं, तुम्हारी बुक में वही उदाहरण दिया हुआ है, और वो उदाहरण क्या है? ये ए इंग्लिश का लेटर है और ये बी इंग्लिश का लेटर। ठीक है, मैंने इसको ऐसे विभाजित किया,
सममित नहीं है, ऊपर वाला भाग अलग, नीचे वाला भाग अलग, ठीक है। ये इसका सममित है। मैंने इसको ऐसे विभाजित किया, सममित नहीं है, इधर उभरा हुआ भाग है, इधर उभरा हुआ भाग नहीं है, प्लेन भाग है। इसको ऐसे विभाजित करने पर सममित आ गया। ये बुक में उदाहरण दिया, इसलिए ये उदाहरण मैंने बुक से लिया तुम्हारी। ये नामों पर कंफ्यूजन की बुक में दिया हुआ, ये मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं बेटा एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमने परिवर्तन बताया था कि ये वामावर्ती और दक्षिणावर्ती जो परिवर्तन है, ये मैंने तुम्हें बताया कि ये प्रकाश की एक घटना। अब वो प्रकाश की घटना इसी प्रकाश की घटना है जो खिड़की से आ रहा है प्रकाश, या कोई दूसरा प्रकाश उसमें लिया जाए। क्योंकि ऐसा अगर इस प्रकाश के सामने हम कोई विलयन रख के देखते हैं, जिस विलयन को हम प्रकाशीय समावयव भी मान रहे हैं, तो भी ये घटना हमें नहीं दिखाई देती। तो उसका मतलब कोई दूसरा प्रकाश है। अब वो दूसरा प्रकाश कौन सा प्रकाश है उसको पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रकाश है। देखो, उस प्रकाश का नाम है समतल ध्रुवीय प्रकाश। समतल ध्रुवीय प्रकाश, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन आया समतल के लिए, ध्रुवीय के लिए आया पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है PPL, जो तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल सकती है, एक नंबर के प्रश्न में पूछ सकते हैं। डिफाइन PPL, व्हाट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ PPL। PPL को विस्तृत करके बताएं, ठीक है। क्या है ये समतल ध्रुवीय प्रकाश। अब समतल ध्रुवीय प्रकाश क्या है ये समझना है। समतल ध्रुवीय प्रकाश के लिए मैंने यहाँ पर ये सामान्य प्रकाश लिया है, जिसमें लाइट हर तरफ से आ रही है। क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि जो प्रकाश है वो 7 विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है, और प्रकाश हर जगह जा सकता है, हर दिशा में जा सकता है, ठीक है। अगर एक कोने से भी प्रकाश आ रहा है तो भी कमरे में हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि उसकी जो किरणें हैं वो हर दिशा में जाती हैं। तो मैंने ये वही प्रकाश बनाया जिसकी किरणें हर दिशा में जा रही हैं। ये अपना सामान्य प्रकाश, खिड़की से आने वाला प्रकाश, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसको किसके द्वारा जाने दिया, ये मैंने यहाँ पर लिए हुए 2 प्रिज्म, एक ऐसे रखा हुआ है और एक ऐसे रखा हुआ है। 2 प्रिज्म को उल्टा करके रखा हुआ है दूसरे, एक प्रिज्म ये रखा हुआ है, एक प्रिज्म ये रखा हुआ है, और इसका नाम हम लिख देते हैं निकोल प्रिज्म। ये हमने बोल दिया निकोल प्रिज्म, ठीक है। अब इस निकोल प्रिज्म से जब इस प्रकाश को गुजारा जाएगा, गुजारने पर क्या होगा, जो हमें प्रकाश प्राप्त होगा उसकी दिशा एक ही रहेगी। केवल एक दिशा वाला प्रकाश आगे जाएगा और बाकी दिशाओं वाला प्रकाश रुक जाएगा, नहीं जा पाएगा। केवल एक ही दिशा वाला, जो ऊपर वाली थी, ऊपर की तरफ जो किरणें थी, केवल ऊपर वाली किरणें मिलेगी, मतलब एक ही रंग का प्रकाश हमें मिलेगा। इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट भी मिलेगी। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक रंग का प्रकाश। जैसे टोटल 7 रंग होते हैं सूर्य प्रकाश में, तो उन 7 रंगों में से किसी एक रंग का प्रकाश हमें यहाँ मिलेगा। अब ये जो मिला एक रंग का और एक दिशा वाला प्रकाश, इसको हमने विलयन में से जाने दिया। अब इस प्रकाश को हमने विलयन में से जाने दिया। विलयन में जाने पर 2 घटनाएं हो सकती हैं। क्या घटनाएं हो सकती हैं, ये हमारा PPL है, शोर में लिख देते हैं उसको PPL, क्योंकि PPL यही समतल ध्रुवीय प्रकाश, ठीक है। ये हमने विलयन में से इसको निकाला, विलयन इसके सामने रखा, प्रकाश के सामने रखा विलयन। क्या हो सकता है, ये हमारे प्रकाश की दिशा थी, तो ये दिशा थी ऊपर वाले लेने के पीछे कारण ये है, नीचे वाले को ले सकते हो, साइड वाले को ले सकते हो। ऊपर वाले लेने के पीछे कारण ये है कि नीचे तो तीर का निशान दिखता नहीं है, और साइड में अगर लेंगे तो साइड वाली घटना हम बता ही रहे हैं। तो अगर प्रकाश ही साइड में ले लेंगे तो फिर बताने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हमने ऊपर वाली दिशा ली है। ऊपर वाली दिशा में एक प्रकाश की दिशा है। अब विलयन में से गुजरने के बाद 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये हो सकता है दाहिने हाथ की तरफ चला जाएगा, तो मेरा दायां हाथ में, या ये हो सकता है कि बाएं हाथ की तरफ चला जाए। अब ये दाएं हाथ की तरफ अगर जाता है तो इसको D बोला जाएगा अथवा प्लस, और अगर ये बाएं हाथ की तरफ जाता है तो इसको L बोला जाएगा अथवा माइनस। L या माइनस और D या प्लस होगा,
ये बात आई समझ में? ये पूरी घटना। अब ये जो मैंने ये चित्र बनाया है बोर्ड पर और तुम्हारी बुक में भी ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र इसको हम क्या बोलते हैं? पोलेरीमीटर। पोलेरीमीटर, ये पोलेरीमीटर का चित्र, मतलब ये पूरा का पूरा एक मिला के उपकरण बना दिया जाता है। बनाया हुआ तुमने नहीं देखा, लेकिन देखा उपकरण नहीं बना हुआ, तो ये उपकरण होता है पूरा का पूरा पोलेरीमीटर। एक तरफ से बीम डालते रहते हैं उसके अंदर, दूसरी तरफ से कैमरे में पता चलता रहता है कि कैमरे में एंगल पता चल जाता है। जैसे ही लाइट आएगी तो कैमरे में एंगल पता चल जाएगा कि एंगल कितना चेंज हुआ। तो अगर एंगल चेंज होता है तो हम पता लगा लेते हैं कि ये विलयन अपना प्रकाशीय विलयन, प्रकाशीय समावरता है इसके अंदर। और अगर नहीं एंगल चेंज होता, वहीं रहती है फिक्स दिशा, तो इसका मतलब प्रकाशीय समावरी नहीं है। तो इस विलयन के आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं। तो ये अपना क्या हुआ? समतल ध्रुवित प्रकाश बनना, इसको पोलेरीमीटर बोलते हैं और इस अध्ययन को पोलेरीमेट्री बोला जाता है। पोलेरीमेट्री बोलते हैं इसको। अब मुझे दो चीज़ें तुम्हें और बतानी है आज के वीडियो में, और वो क्या बतानी है? जैसे अपना किराल कार्बन आया था, इस रासायनिक यौगिक के अंदर एक किराल कार्बन, जितने किराल कार्बन की संख्या होती है उसकी दुगनी संख्या 2n समावेवी की संख्या, ये किराल कार्बन या किराल केंद्र। अगर कार्बन नहीं है, कोई दूसरा परमाणु है, तो केंद्र भी है। ठीक है, मोस्टली कार्बन ही होता है, तो ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है। अगर किराल कार्बन की संख्या n है, तो जितने प्रकाशीय समावेवी बन सकते हैं उस यौगिक के, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, वो तुम्हें एक यौगिक की संरचना दे देंगे, यौगिक का अणुसूत्र दे देंगे, तुम्हें संरचना बना के अपने आप बताना किराल केंद्र कितने हैं उसके अंदर और कितने प्रकाशीय समावेवी बना सकते हैं। तो अगर एक केंद्र है तो 2 प्रकाशीय समावेवी बनेंगे, और अगर 2 है तो 4 बनेंगे, उसके दुगने बनते चले जाते हैं प्रकाशीय। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने एक वाला उदाहरण लिखा हुआ है। अब यहाँ नीचे देखो, ये यही वाला, इसको मैं टार्ट्रेट अम्ल में परिवर्तित कर देता हूँ। COOH आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर भी COOH है। ये क्या है? टार्ट्रेट अम्ल। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल। अब इस टार्ट्रिक अम्ल में इस कार्बन की तरह, इस कार्बन के साथ बाएं में H लगा हुआ है, दाहिने में OH लगा हुआ है, ऊपर COH लगा हुआ है, और नीचे ये पूरा का पूरा समूह लगा हुआ है। चारों अलग अलग हो गए, मतलब कि ये कार्बन किराल कार्बन कहलाएगा, किराल कार्बन बोलेंगे इसे। अब दूसरे की साइड में देखो, ये कार्बन है, इसके साथ ऊपर वाले कार्बन से तो ये पूरा समूह लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, इधर COH लगा हुआ है, ये तो किराल कार्बन। मतलब कितने कार्बन हो गए इसमें? टोटल 2 कार्बन, और समावेवी कितने बनाएगा? 4। n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, और 2n की वैल्यू 2 हो गई। 4 प्रकाशीय समावेवी बनाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये प्रकाशीय समावेवी के बाद बेटा, ये जो मैंने बीच में लाइन बनाई हुई है, इसके बारे में मैं बताती हूँ कि जो प्रकाशीय समावेवता है उसके आधार पर 2 तरह के हम समावेवी बनाते हैं। और वो 2 तरह के समावेवी क्या हैं? उसमें एक समावेवी आता है अपना इनैंशोमर, और दूसरा समावेवी आता है अपना डायस्टेरियोमर। इनैंशोमर और डायस्टेरियोमर क्या है? देखो यहाँ पर कोई भी यौगिक है, ये प्रकाश है, यहाँ पर प्रकाश नहीं बल्कि मिरर है, दर्पण। अब दर्पण पे चल रहे हैं, अब प्रकाश को भूल जाओ, अब दर्पण पे चल रहे हैं। ये दर्पण है, यहाँ बीच में दर्पण लगा हुआ, उस दर्पण के आर पार, ठीक है, जो तुम्हें दिखाई दे रही है, जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है बीच में, इसको मिरर मान लो, दर्पण मान लो, जो तुम्हें संरचना इसकी दिखाई दे रही है, अगर वो संरचना, क्योंकि इसकी उल्टी दिखाई देगी बिल्कुल, अगर वो संरचना इसके ऊपर रखी जा सकती है पूरी तरीके से, तो उसको हम इनैंशोमर बोलते हैं। और अगर उसके ऊपर नहीं रखी जा सकती है तो डायस्टेरियोमर बोला जाता है। कैसे? ये दोनों हाथ देखो, एक ये हाथ है और ये एक ये हाथ है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज है दूसरे। क्योंकि अगर इस हाथ के सामने हम मिरर रखते हैं, हाथ नहीं रखते, मिरर रखते हैं, तो यही संरचना करते हैं। समझ में आई ये बात? लेकिन अगर इस संरचना को उठाकर, जो मेरी ओरिजिनल संरचना है, अगर मैं उसके ऊपर रखना चाहूँ उसे, मैंने यहाँ से उठाकर इसको इसके ऊपर रखा,
ऊपर रखने पे एक समूह उधर चला गया, इसका समूह इस तरफ आ रहा है, इसका समूह इस तरफ आ रहा है, मतलब बिल्कुल भी एक दूसरे के ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें जो समूह है वो अलग जा रहा है, इसमें जो समूह है वो अलग जा रहा है, ठीक है। यही संरचना मैंने यहाँ बनाई, ठीक है। अब यहाँ देखो ये ए सी बी, बी इस तरफ नहीं, बी नहीं आएगा, इस तरफ आएगा डी, निरंतर रखने पर इस तरफ डी आएगा और इस तरफ बी, ठीक है, दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ मिरर के सामने जो भी चीज़ है वो सामने ही आएगी और उससे दूर जो चीज़ है वो दूर ही आएगी। जो चीज़ जितनी दूर है उससे क्या बोलते हैं इसको, अपने प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पर वो दिखाई देगी, वो दिखाई भी उतनी दूरी पर देगी, क्योंकि वहाँ का बैलेंस बिल्कुल बराबर होता है, वहाँ तो अपने मर्जी से कोई चेंज कर ही नहीं सकते। तो डी इधर आ रहा है तो डी इधर दिखाई देगा, बी इधर आ रहा है, बी इधर दिखाई देगा, ए ऊपर ऊपर ही दिखाई देगा, सी नीचे नीचे दिखाई देगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको उठाकर इससे ऊपर रख दूँ, मैंने इसको उठाकर इसके ऊपर रख दिया, रखने पे क्या होगा, डी बी के ऊपर चला जाएगा, ए और सी कोई दिक्कत नहीं है, ए ऊपर है उसके ऊपर, और सी और बी डी के ऊपर, मतलब एक दूसरे की ओवरलैपिंग नहीं होगी, जो कि हाथों में नहीं होगी। जो मैंने तुम्हें हाथों वाली बात बताई थी कि मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, तो दोनों उल्टे होते हैं, दोनों का जो उल्टा हुआ, जो दूर वाला था वो पास वाले के पास आया और जो पास वाला था वो दूर वाले के पास आया, ठीक है। इनको बोलते हैं इनएंशियोमर। अच्छा, इसका उल्टा अगर ऐसा हो जाए कि जो ये है और ये, अगर इनमें कोई भी दो ग्रुप समान हो जाए, जैसे ये यहाँ पे डी लगा हुआ है तो यहाँ भी डी लगा और यहाँ भी डी लगा, अब आ जाएगी संरचना इसी के ऊपर। अब इसी के ऊपर संरचना आ जाएगी। जैसे इस डस्टर के ऊपर मैं दूसरा डस्टर रख दूँ उठा के ऐसे, तो संरचना एक जैसी आ जाएगी। तो वो जो एक जैसी संरचना आती है उसको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर। ये बात समझ में आई? तो ये इनएंशियोमर और डायस्टीरियोमर ये हम किस आधार पर निर्धारित करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर, कि वो दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं है। और ये जितने भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं ये प्रकाशीय समावयवी ज्ञात करने के लिए पढ़ी, कि जो प्रकाशीय समावयवी है उनकी गणना करने के लिए पढ़ी हमने। देखो इसमें किराल केंद्र नहीं बचा है, इसमें किराल केंद्र नहीं बचा है, तो किराल केंद्र अगर नहीं बचा है तो किराल केंद्र नहीं बचा तो प्रकाशीय समावयवी नहीं माना है, क्योंकि किराल केंद्र उसमें होना जरूरी है, भले एक हो या एक से ज़्यादा हो, उतना किराल केंद्र होना जरूरी है। अब एक चीज़ मुझे तुम्हें और बतानी होगा, उसको बोलते हैं रेसिमीकरण। वैसे तो पूरा नहीं हुआ है टॉपिक, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझ लेना जरूरी है कि संरचना भी बोर्ड को बनेगी। रेसिमीकरण क्या है? देखो ये दो भाग में दो किराल केंद्र हैं, ये टार्टरिक अम्ल की संरचना बनी हुई, OH इधर, OH इधर, H इधर, H इधर। अब मैं इसको बदल दिया, मैंने इसमें OH इधर कर दिया और H इधर कर, ये H लगाया और ये OH बदल गई सब कुछ, H और OH बदल गई। किराल केंद्र में कोई अंतर नहीं आया, संरचना में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन संरचना बदल चुकी है। अब क्या होगा? ये जो OH है, अगर अपना अणु, क्योंकि हम इसको एक समूह मान रहे हैं, चौथा समूह मान रहे हैं, हमारा अणु अगर ऐसे घूम जाता है तो ऐसे घूमने पर OH इधर आ जाएगा, H उधर चला जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि ऐसे ऊपर नीचे तो घूम नहीं रहा, हमारा तो ऐसे घूम रहा है, साइड में घूम रहा है, तो साइड में घूमने पे साइड वाले समूह में परिवर्तन आएगा, ये OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा और COOH अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा, अंतर केवल उसमें आएगा। अब अगर ये OH इधर आ जाता है, H इधर आ जाता है, तो नीचे वाला भाग बन गया, जो नीचे वाली संरचना वही मिल गई है हमें वापस से। अब नीचे वाली संरचना को घुमाते हैं, नीचे वाली संरचना को घुमाए तो ये वाली संरचना मिल रही है। मतलब क्या हुआ कि जो इसका आधा भाग है वो तो डी वाला भाग है, और जो आधा भाग है वो L वाला भाग है। आधा भाग तो प्रकाश को दाहिने हाथ की तरफ घुमाएगा और आधा भाग प्रकाश को बाएं हाथ की तरफ घुमाएगा, क्योंकि रूई पार्षद ने यही तो बताया कि इसमें यही पता नहीं चल पा रहा था कि कभी इसके सामने रखे तो दाएं हाथ की तरफ प्रकाश घूमता था, कभी इसके सामने रखे तो बाएं की तरफ घूमता था। तो क्यों घूमता था वो कारण अब पता चल रहा है कि अगर OH दोनों कार्बन पर अलग अलग दिशा में रखे हुए तो घूर्णन भी अलग अलग होगा। इसको घूर्णन किया जाएगा तो वो भाग आ जाएगा, इसको घूर्णन किया जाएगा तो वो भाग आ जाएगा। ये दोनों भाग आ गए और देखो दो समावेशी हमारे अब तक बन चुके हैं, दो समावेशी बन चुके हैं, क्योंकि एक मैंने OH इधर ले लिया तो समावेशी बन गया, तो दो समावेशी अपने बन चुके, टोटल 4 बन सकते हैं इसके। वो
चार कैसे बन सकते हैं, वो चार कल में यहाँ पूरा संरचना इसी की बना के रखूँगी कि चारों कैसे बनेंगे और चारों में आपस में क्या क्या संबंध होगा। अभी तो केवल रेसिमीकरण समझना है। अब रेसिमीकरण से मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये तो सिद्ध हो चुका है कि ऊपर वाला भाग दाहिने हाथ की तरफ घुमा रहा है और नीचे वाला भाग बाएं हाथ की तरफ घुमा रहा है। तो आधी जो घूर्णन आ रहा है वो एक दिशा में आ रहा है, आधा घूर्णन दूसरी दिशा में आ रहा है। इसका मतलब कुल मिला के जो घूर्णन हो रहा है जीरो हो रहा है, कुल मिला के जीरो हो रहा है। मतलब आखिर में टार्ट्रिक अम्ल को ऐसे ही रहना है जैसे मैंने पहले बताया, आखिर में ऐसे ही घूम घाम के फिर वहीं आ जाएगा। ठीक है, आखिर में इसको ऐसे ही रहेगा। अब ये जो संरचना बनी हुई है, इस संरचना को हम बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण का मतलब अब तक समझ में आ गया होगा कि D और L दोनों बराबर बराबर, 50% D है और 50% L है। क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि आधे आधे दोनों भाग, D वाला भी भाग आधा है और जो L वाला भाग है वो भी आधा है। अभी हमें पता चल चुका है। तो ये रेसिमिक मिश्रण कहा जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल एक रेसिमिक मिश्रण है क्योंकि इसका आधा भाग D है, दक्षिणावर्ती है, और इसका आधा भाग L है, वामावर्ती। ठीक है, और इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया में जो घुमाने वाली प्रक्रिया थी, जो घूमने के बाद ये रेसिमिक मिश्रण में परिवर्तित हुआ, इस प्रक्रिया को रेसिमीकरण की प्रक्रिया को रेसिमिक मिश्रण बनने की प्रक्रिया को D और L से रेसिमिक मिश्रण बनने की प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहा जाता है। ये बात समझ में आई? सब में नहीं होता रेसिमीकरण, लेकिन टार्ट्रिक अम्ल उसका उदाहरण है, सब में नहीं होता। अभी और पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड के अलावा और लैक्टिक अम्ल पढ़ेंगे और भी एक दो उदाहरण पढ़ेंगे, तो वो रेसिमिक मिश्रण नहीं होते हैं, लेकिन टार्ट्रिक अम्ल एक रेसिमिक मिश्रण होता है। इसलिए सब, क्योंकि सब स्टार्ट यहीं से ही हुआ था और ये बहुत महत्वपूर्ण है टार्ट्रिक अम्ल। तो उसकी चारों संरचनाएं बनाना, मैं कल बोर्ड बनाऊंगी चारों संरचनाएं बनाना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा हाँ, अब एक और सजेशन है बेटा, क्योंकि सभी के लिए सजेशन है कि ये जो भी तुम पढ़ रहे हो पूरा का पूरा सैद्धांतिक भाग है, इसमें अपनी साइड से करने वाला कुछ भी नहीं है। जो सिद्धांत जहाँ पर लग रहा है वो सिद्धांत वहाँ लगाना है। जो संरचनाएं उसके साथ साथ जा रही हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में संरचनाएं तो आएंगी, तो जो संरचनाएं जिसके साथ जा रही हैं उसके साथ उनका बनना जरूरी है। ठीक है, तो मेरी तुमसे एडवाइस यही है कि बुक तुम्हारे पास है सबके 12th क्लास की, तो जीरो सेशन बिल्कुल नहीं मानना। जैसे मेरा सुनने में आया कि बच्चे बोले जीरो सेशन हो रहा है, ऐसा कोई जीरो सेशन नहीं होने वाला है। जेईई के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, नीट का एग्जाम होने वाला है और उसके बाद तुम्हारे स्कूल खुलने वाला है, ये मैं कंफर्म करके तुम्हें बोल रही हूँ। ठीक है, तो अपनी जो भी बुक तुम्हारे पास है उसकी एक बार रीडिंग लगाओ, भले ही तुम टॉपिक को वीडियो से पढ़ने के बाद लगाओ या पहले रीडिंग लगाओ। रीडिंग लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है जो मैडम ने हमें उस टाइम बताई है। ठीक है, बात समझ में आई? और अगर टाइम रहा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा सिलेबस वापस रिवाइज किया जाए, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि अपने पास टाइम कितना होगा, क्योंकि अभी तक RPSC के सिलेबस में कुछ भी नहीं कटा है, अभी तक 100% सिलेबस वही चल रहा है। ठीक है।